हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2R PCS। तो अभी हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस चक्र बुक से। और चूँकि आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आंसर के नीचे जो थोड़ा बहुत लिख रखा है उसको क्विकली देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऊपर का मटेरियल है वो ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से पढ़ रखे होंगे, इसलिए अभी सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ऑब्वियसली बात है, स्लेव डायनेस्टी जो है मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे उसके द्वारा फाउंड किया गया था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो स्लेव डायनेस्टी फर्स्ट ऑफ 5 अनरिलेटेड डायनेस्टीज टू रूल इंडिया ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। मतलब जो 5 डायनेस्टी जिसने सल्तनत पीरियड में दिल्ली सल्तनत को रूल किया है, मतलब इंडिया को रूल किया है, उसमें सबसे पहली है वो है स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से लेकर के 1290 तक इनका रूल रहा। सबसे फर्स्ट इसमें जो रूलर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली के थ्रोन पे 1206 में बैठा है। और इसके साथ ही स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी का रूल इंडिया में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑल हिज सक्सेसर्स वेयर स्लेव्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्रेडिसेस। एक्चुअली क्या है कि जो गौरी है, मोहम्मद गौरी, उसका स्लेव था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद जो रूलर बनता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव होता है, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद थोड़े दिन तक मतलब रजिया सुल्तान रहती है। उस बीच में एक और रुकनुद्दीन फिरोज़ करके हैं, उनके बेटे रहते हैं, फिर रजिया सुल्तान। फिर धीरे धीरे इस पूरे डायनेस्टी में ऐसा है कि जो स्लेव्स हैं, स्लेव्स एक तरीके से मतलब एबल हैं रूल करने के लिए, वैसे स्लेव्स हैं, तो वही रूल कर रहे होते हैं दिल्ली सल्तनत को। तो इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी या फिर इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। एक ये ध्यान रखिएगा, इसको मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं या स्लेव डायनेस्टी। तो ये जो है इसके फाउंडर कौन है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? अगेन जो फर्स्ट फाउंड करेगा वही तो होगा, तो ये हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल था। 1210 में इनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो जो भी बोलते हैं। इस्टेब्लिश्ड कैपिटल एट ऑन लाहौर, ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर में कैपिटल है। बॉर्न तुर्किस्तान, ये यहाँ से है नहीं, ये बाहर से आए हुए थे ना, मोहम्मद गौरी के स्लेव हैं। उसके बाद दो ही वॉज अगली इन अपीयरेंस, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड इम्प्रेसिव इन बिहेवियर। तो उसके बाद ये मतलब देखने में जैसे भी हो बट इंटेलिजेंट थे और इम्प्रेसिव इन बिहेवियर इनका था ऐसा। ही वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड सोल्ड टू काजी ऑफ निशापुर नेम्ड फखरुद्दीन एज अ स्लेव इन हिज चाइल्डहुड। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये पूछ लिया था पिछले साल 70th में कि क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी के जो मलिक कफूर थे, 1000 दिनारी, उनको कौन ख़रीदा था, कौन। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनको निशापुर के काजी को बेचा गया था और उस समय इनका नाम फ़खरुद्दीन नाम से इनको बेचा गया था। बचपन में ही निशापुर के काजी इनको खरीदे हुए थे। ही वॉज टेकन केयर एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग बाई किंग हार्टेड काजी, बट सून आफ्टर द डेथ ऑफ काजी हिज सन्स सोल्ड ऐबक टू मोहम्मद गौरी। तो शुरू में इनको ये जो काजी है ये काफ़ी अच्छे थे, तो अब इनको एजुकेशन भी मिला प्रॉपर और मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिला, लेकिन बाद में इनके जो बेटे हैं काजी के, ये ऐबक को बेच दिए, किसको? मोहम्मद गौरी को। ही वॉज वेल वर्स्ड इन इस्लामिक थियोलॉजी, हॉर्स राइडिंग एंड स्वॉर्ड्समैनशिप। तो ये मतलब इस्लामिक थियोलॉजी उसमें भी एक्सपर्ट है, घोड़सवारी में भी, और जो तलवारबाजी सब में एक्सपर्ट है, काफ़ी वेल ट्रेंड है। Owing to his skill and qualities, he soon attracted the attention of his master and was appointed commander of the troop. Shortly after battles, he was promoted to the post of Amir-e-Akhur. तो इनका काफ़ी, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत जल्दी इनको अमीर-ए-अखूर, जो मतलब हेड होता है अस्तबल का, जो रॉयल अस्तबल होता है, तो उसका हेड होता है ये अमीर-ए-अखूर, तो इनको उस पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। और ये बीच में ऐसे कमांडर भी थे ट्रूप के, उसके बाद इनको और प्रमोट कर दिया गया। गौरी जब इंडिया में अटैक किया तो ऐबक केम विद हिज मास्टर एंड प्रोवाइडेड हिम विद एक्टिव सपोर्ट ड्यूरिंग द बैटल्स। ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट किए होंगे तब तो बना दिया गया है सीधा दिल्ली सल्तनत का रूलर। तो जब गौरी का इंडिया में अटैक हुआ था उस समय ये काफ़ी सपोर्ट किए थे बैटल्स में। फिर उसके बाद सक्सेस ऑफ हिज मास्टर्स बाई एंड लार्ज डिपेंडेंट ऑन हिज
डिपेंडेड ऑन हिज मिलिट्री स्किल। इनके मिलिट्री स्किल की वजह से ही उस समय गौरी को सफलता मिला इंडिया में। उसके बाद ही अपॉइंटेड हिम हिज गवर्नर ऑफ द इंडियन एम्पायर। अभी ये ध्यान देंगे कि चूंकि अभी ये गौरी जिंदा है, इसलिए अभी अपॉइंट किया है इंडिया का गवर्नर। गौरी जब मर जाता है 1205 में, उसके बाद ये 1206 से खुद का 1206 में गौरी की डेथ होती है। उसके बाद ये अपना इस्टेब्लिश करते हैं। 1206 में ऑन हिज वे टू गजनी गौरी डाइड। हिज एम्पायर वॉज इनहेरिटेड बाई हिज स्लेव्स एज ही हैड नो सन टू सक्सीड हिम। अभी इसका कोई बेटा नहीं है, इसलिए जो इसके स्लेव है यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसको रूल करते हैं दिल्ली सल्तनत को। ऐबक, हु वॉज वायसराय ऑफ हिज इंडियन एम्पायर, वॉज इन्वाइटेड टू अमीर्स ऑफ लाहौर टू अज्यूम द पावर्स। He bestowed the title of Malik and Sipah Salar on himself. Muhammad Ghori had no male successor to inherit his empire. Hence, his nephew Ghiyasuddin Mahmud ascended the throne of Ghori after his death in 1206. तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि जो ऐबक है उस समय इंडिया के वायसराय की तरह अपॉइंटेड थे। तो इनको जो लाहौर के अमीर्स हैं ये बोले कि अज्यूम कर लीजिए यहाँ का जो गद्दी है उसको, पावर को रख लीजिए आप। उसके बाद यही है कि इनको मलिक और सिपा सलार का टाइटल भी दिया गया। और फिर जो गौरी जहाँ पे जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ की गद्दी पे कौन बैठता है? तो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा है वो गियासुद्दीन महमूद वहाँ के गद्दी पे बैठ रहा होता है 1206 में जब गौरी की डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली किसके बारे में था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद है द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ नोन एज लाख बख्श। तो अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि काफ़ी ऐसे दान करते थे, इसलिए लाखों का दान देने वाला लाख बख्श कहा जाता है इनको। कुतुबुद्दीन ऐबक, also called as Lakh Baks, was the first Muslim ruler of India who ruled from his capital in Lahore. लाहौर में है कैपिटल। He patronized scholars such as Hasan Nizami and Fakir a Mudabbir, both of whom dedicated their works to Aibak. Aibak was first Muslim ruler who settled in India and ruled unlike the earlier Muslims who come and only raided and plundered. तो इसके पहले जो भी मुस्लिम्स आए थे, इवन मोहम्मद गौरी भी जब आया था तो यहाँ से धन लूट करके ले गया, यहाँ पे रूल नहीं किया था। तो ऐबक वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु सेटल्ड इन इंडिया। और इसके पहले के जो भी आए थे वो इंडिया पे रेड करते थे, यहाँ से जो भी धन है उसको लूट करके ले जाते थे। ये कुछ स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया है, नाम है हसन निज़ामी और फ़करा मुदब्बिर। Though his tenure as a ruler was only 4 years, and most of them were spent in dealing with the revolts of nobles like Tajuddin Yalduz, Nasruddin Kabacha, तो 4 साल का ही रूल था, लेकिन उसमें काफ़ी रिवोल्ट्स उसको देखना पड़ा था। कुछ हिंदू चीफ्स भी रिवोल्ट किए थे। उसके बाद ही एस्टेब्लिश्ड ए फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है इसका। एक तो पहला दिल्ली में कौन है? तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। ये किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दोनों कंस्ट्रक्शन है। फाउंडेशन भी इसने कुतुब मीनार का रखा है, विच वॉज कम्प्लीटेड बाई सक्सेसर इल्तुतमिश। इसके बाद जो इल्तुतमिश का जब रेन आता है उस समय कुतुब मीनार को कंप्लीट किया जाता है, लेकिन फाउंडेशन इसके द्वारा ही रखा जाता है। ही वॉज नोन एज लाख बख्श फॉर हिज जेनरॉसिटी। ही नेवर टुक टाइटल ऑफ सुल्तान बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये कभी सुल्तान का टाइटल लिया नहीं है, हमेशा ये लाख बख्श वो करके रहा। यहाँ पे सुल्तान का जो है ना, ये टाइटल उसके पास नहीं है, बट क्वेश्चन में लिख रखा है तो इसका यही हो जाएगा। व्हाट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा? तो ये भी मस्जिद है। कौन बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड 2.5 दिन का झोपड़ा सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। Who among the following did not contribute to building the famous कुतुब मीनार? तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका फाउंडेशन ही रखा है, इल्तुतमिश इसको कंप्लीट किया है, लेकिन इसके बाद फिर यहाँ पे फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे ये हुआ था कि इसके जो ऊपर का एक फ्लोर है वो टूट गया था, फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक इसको रिपेयर कराया। तो इसका हो जाएगा कि गियासुद्दीन तुगलक, ये इसके कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में या फिर बनाने में, रिपेयर कराने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, विच वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। टॉप मोस्ट स्टोरी वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग, विच वॉज रिबिल्ट बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक रिबिल्ड द 4th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार एंड बिल्ट द 5th फ्लोर। अब चूँकि सबसे ऊपर का उस समय 4 मंजिली था पहले, तो 4th फ्लोर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिरोज शाह तुगलक उसको तोड़ करके 2 छोटा छोटा मंजिल बनवा दिया, यानी 4th और 5th फ्लोर जो है इसका ही बनाया हुआ है फिरोज शाह तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का बेसिकली इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर है, दिल्ली नहीं। दिल्ली सल्तनत भले ही है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो लाहौर होता है, लाहौर से रूल कर रहा होता है। एक्सप्लेनेशन में वही, आफ्टर दैट मोहम्मद गनी की जब डेथ हो जाती है 1206 में, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक तब का जनरल या फिर वायसराय जो भी कह लें वो रहता है, तो हु वाज इन चार्ज ऑफ लाहौर एंड नॉर्थ इंडियन पोजिशंस was invited by amirs of Lahore to assume the power of Ghori। जो पावर्स गोरी के पास थे उस समय, वो सारे पावर्स इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लाहौर के जो आमिर लोग रहते हैं उनके द्वारा। कैपिटल इसका कहाँ है, तो लाहौर में है। कुछ लोग ताजुद्दीन यल्दूज गवर्नर ऑफ किरमान असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी। अभी गजनी में ये है, गोरी में गोरी का जो नेफ्यू है वो रूल कर रहा होता है, लाहौर में ये। It seems that it was the desire of Muhammad Ghori that Qutbuddin Aibak should succeed him in India. In his brief reign of 4 years, 1206 to 10, he moved his capital to Lahore to frustrate Yaldu's ambition of annexing Punjab। ये जो है अपना कैपिटल लाहौर में इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि यहाँ जो यल्दूज है, जो गवर्नर है किरमान का, इसका पंजाब को एनेक्स करने का जो प्लान है, इसको ये ख़त्म करने के लिए। तो यही है कि ही मूव्ड हिज कैपिटल टू लाहौर टू फ्रस्ट्रेट यल्दूज एम्बिशन ऑफ एनेक्सिंग पंजाब। ये ध्यान रखेंगे, अगर पूछ लेता है कि लाहौर क्यों था कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल, तो उसका यही हो जाएगा। ही स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेज विद इन्फ्लुएंसर राइवल्स टर्किश चीफ। जो टर्किश चीफ थे उनके साथ भी अपना ये बढ़िया बॉन्ड बनाए मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू शादी करके। नसरुद्दीन कबाचा ऑफ मुल्तान रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन एज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये मुल्तान जो अभी तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय इंडिया में ही था, तो नसरुद्दीन कबाचा मुल्तान के हैं, तो इसलिए ये रिवोल्ट भी करते हैं। हम लोग ऊपर देखें कि अपने 4 साल के रेन में काफ़ी रिवोल्ट फेस किए। तो नसरुद्दीन कबाचा जो मुल्तान से है, ये कुतुबुद्दीन को अपना रूलर दिल्ली सल्तनत का एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। ड्यू टू दिस ऐबक ऑलवेज स्टेड इन लाहौर एंड नेवर गॉट चांस टू मूव टू दिल्ली। यही रीज़न है कि बेचारे को हमेशा लाहौर में रहना पड़ा और कभी ये दिल्ली नहीं आ पाए, मूव दिल्ली में नहीं कर पाए ताकि यहाँ अपना स्टेप सेटल कर पाए। तो यही रीज़न है। नसरुद्दीन कबाचा मुल्तान से, नसरुद्दीन कबाचा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना रूलर मानने से मना कर दिया बिल्कुल एकदम से। और एक और नेम है याल्दूज, ये कहाँ का है, तो ये पंजाब में, मतलब है तो ये गवर्नर किरमान का, लेकिन ये पंजाब को अनेक्स करना चाहता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपना लाहौर में रहते थे, आने ही नहीं देंगे। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, तो इसका हो जाएगा ही डाइड आफ्टर फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान, या कभी कभी उसको ऐसे पोलो भी लिख देता है, तो ध्यान रखेंगे, पोलो या चौगान खेलते समय इनका डेथ हो गया। 1210 में हुआ। डाइड इन एन एक्सीडेंट वाइल ही वॉज प्लेइंग चौगान पोलो। ही फेल फ्रॉम हॉर्स एंड वॉज सिवियरली इंजर्ड। ही वॉज बरीड इन लाहौर। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका टॉम्ब किधर है, तो ये लाहौर में इनको दफनाया गया, नियर द अनारकली बाजार। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश दिल्ली एज कैपिटल ऑफ सल्तनत, तो ऑब्वियसली बात है कुतुबुद्दीन ऐबक का तो कैपिटल लाहौर है। दिल्ली कौन इस्टेब्लिश किया है, तो इल्तुतमिश। अभी इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ, उसके बाद 1211 से लेकर 36 तक कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं, सॉरी। इस बीच में आराम शाह जो है वो भी एक रूलर है, लेकिन आराम शाह को हटा करके इल्तुतमिश आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन उसके बाद फिर इल्तुतमिश का रूल आता है। तो इल्तुतमिश जो है, नाम ध्यान रखेंगे, आराम शाह। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एक्चुअल फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, लेकिन इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है। बिफोर दिस ऐबक रूल फ्रॉम लाहौर। ही इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट अरेबिक सिल्वर
175 grain and copper currency which were two basic coins of the सल्तनत पीरियड. अभी ऐबक का रूल लाहौर से था ना, लाहौर से रूल कर रहे थे, इसलिए इनको ऐसा माना नहीं जाता कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल में तो वही फाउंड किए थे लेकिन लाहौर से थे. ऐसा बोला जाता है कि इल्तुतमिश जो है वो दो उस समय के जो बेसिक कॉइन्स थे उसको इंट्रोड्यूस किया था. पहला अरेबिक सिल्वर जो कि 175 ग्रेन का था, और कॉपर करेंसी, ये दोनों ही ये इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस किया था, और ये बेसिक कॉइन्स थे सल्तनत पीरियड के. 1229 में इल्तुतमिश गॉट रिकॉग्निशन एज मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया बाई खलीफ ऑफ बगदाद. तो बगदाद के जो खलीफा थे ये इल्तुतमिश को मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन कब दिए, तो 1229 में मिला इसको. इल्तुतमिश आफ्टर दैट अज्यूम द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिन और कमांडर ऑफ द फेथफुल. तो जब इसको बगदाद के खलीफा से रिकॉग्निशन मिल गया, उसके बाद उसने दो टाइटल को अज्यूम किया है. पहला तो अमीरुल मोमिन, दूसरा कमांडर ऑफ द फेथफुल. ही हैड द नेम ऑफ खलीफा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स. अपने सिक्कों पे खलीफा भी खुदवाया हुआ था. दिस वॉज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ. Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi as the capital of empire? Obviously बात है इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर से रूल कर रहे थे. Which one of the following was the capital of Sultanate during the reign of Iltutmish? तो हो जाएगा दिल्ली. Shifted his capital from Lahore to Delhi. He was first Sultan of Sultanate to shift his capital. Who among the following sultans of the Sultanate was the first to shift his capital to Delhi? Again Iltutmish. गणना चक्र बुक का एक सबसे बढ़िया चीज़ यही है, आपको कोई फैक्ट अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होगा. तो हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली है ना, तो अगर फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत आता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली है तो इल्तुतमिश है. ध्यान से करेंगे क्वेश्चन में, कभी कभी हड़बड़ी में आदमी कुछ भी जल्दी डिसाइड कर लेता है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा यहाँ पे आंसर. इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. इल्तुतमिश के बारे में ब्रीफ में दिया है, देख लेते हैं क्या क्या है. फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ध्यान रखेंगे दिल्ली का ये पहला है. वो रिसीव द इन्वेस्टिचर ऑफ खलीफ फ्रॉम खलीफ. तो ये इसको खलीफा से, जो बगदाद के खलीफा है वहाँ से इसको रिकॉग्निशन मिला था, उपाधि मिला था. इन 1229 द खलीफ ऑफ बगदाद अल मुंतसिर बिल्ला bestowed on इल्तुतमिश द टाइटल ऑफ सुल्तान आज़म और द सुल्तान द ग्रेट. तो इसको दो टाइटल मिला था बगदाद के खलीफा से. सुल्तान आज़म का भी टाइटल मिला था और इसी को सुल्तान द ग्रेट भी कहते थे. अगर पूछ ले सुल्तान आज़म या सुल्तान द ग्रेट का टाइटल किससे मिला तो हो जाएगा बगदाद के खलीफा से. किसको मिला था? तो इल्तुतमिश को मिला था, सुल्तान आज़म और सुल्तान द ग्रेट. दस in this way he was the first legally independent sultan of Delhi. He was successful in keeping the throne of Delhi safe from the danger of Mongol invasion as well as from the attacks of both Tajuddin, Yalduz and Kabacha. अभी उस समय एक तो दिल्ली को तीन जगह से खतरा है. एक तो मंगोल जो इधर गोबी डेजर्ट के पास रहते थे इनसे, और ये मंगोल में बेसिकली चंगेज़ खान उस समय जो है वो इंडिया पे अटैक करने के लिए काफ़ी ऐसे ये इसको डर होता था इंडियंस को कि कहीं वो उधर से अटैक ना कर दे. और दूसरा अटैक्स ऑफ ये जो एक तो जो ताजुद्दीन यल्दूज है जो किरमान का गवर्नर है उसके अटैक से भी, और दूसरा ये नसरुद्दीन का बाचा जो है मुल्तान का, इससे भी. तो ये तीन अटैक से काफ़ी दिल्ली को सेफ रखा है ये इल्तुतमिश. ही ब्रोक अप द राजपूत पावर्स इन नॉर्थ एंड एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर देम. अभी राजपूत पावर जो है राजपूताना राजस्थान साइड में, उसको भी ये धीरे धीरे करके तोड़ा है और उनके ऊपर भी अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया. ही मेड हिज रूल हेरिडिटरी, इशूड कॉइन्स. इसके बाद से रूल जो है हेरिडिटरी होगा क्योंकि इसी की बेटी अभी आएगी रजिया सुल्तान. कॉइन्स भी इशू किया है विद हिज नेम एंड मेड दिल्ली ए ब्यूटिफुल कैपिटल. He is said to have introduced first Arabic silver 175 gram and copper currency which were two basic coins of the Sultanate period. ध्यान रखेंगे अरेबिक सिल्वर 175 ग्राम का और कॉपर करेंसी कौन इंट्रोड्यूस किया है? तो इल्तुतमिश. ओके, अरेबिक सिल्वर 175 ग्राम वाला और कॉपर करेंसी दोनों ही इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस किया है, और ये उस समय का बेसिक कॉइन था सल्तनत पीरियड के टाइम का. इल्तुतमिश बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ इलबरी इन द यूरेशियन स्टेपी ऑफ तुर्किस्तान. अभी ये इलबरी ट्राइब का है ये इल्तुतमिश, ठीक है. जैसे अभी ये स्लेव है ना सब,
इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव है, इल्तुतमिश भी स्लेव है। तो ये लोग कोई बहुत राजा महाराजा के ख़ानदान से है नहीं, ये लोग ट्राइब से या फिर कहीं से लाए। जैसे उसके बारे में है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इसको बेचा गया था। सेम उस तरीके से ही इल्बरी ट्राइब का है इल्तुतमिश, बिलोंग टू ट्राइब ऑफ इल्बरी इन द यूरेशियन स्टेपी ऑफ तुर्किस्तान, तुर्किस्तान से बिलोंग करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसको बेचा गया था, एक बार ये देख लेते हैं जल्दी। कुतुबुद्दीन ऐबक काजी ऑफ निशापुर, इसको बेचा गया था। और उस काजी का नाम है फ़खरुद्दीन, और इनको ये बचपन में ही बेच दिया गया था। ठीक है, निशापुर के काजी है जिनका नाम है फ़खरुद्दीन, उनको बचपन में बेच दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इल्तुतमिश जो है ये तुर्किस्तान से है और इस इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। नाम से भी है इल्बरी ट्राइब, इल्तुतमिश। उसके बाद है इल्तुतमिश वाज फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बदायूं इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ मोहम्मद ऑफ गूर अगेंस्ट द खोखर्स इन 1205-1226। अभी इल्तुतमिश जो है एकदम से नहीं वो आया है कि कहीं भी नहीं है और एग्जिस्ट कर दिया सीधा सुल्तान की तरह। तो इल्तुतमिश को पहले अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बदायूं। ठीक है, पहले से ये इसके अंदर है क्वालिटीज़, तो गवर्नर ऑफ बदायूं बनाया गया था। और जब मोहम्मद ऑफ गूर यानी कि मोहम्मद गोरी का जब कैंपेन हुआ था खोखर्स के अगेंस्ट 1205-1206 में, उसी समय इसको गवर्नर ऑफ बदायूं बनाया गया था। Amir Ali Ismail invited the Iltutmish for the coronation in Delhi with the approval of Turkish nobles after the death of Aibak। तो इल्तुतमिश जो है पहले तो ये बदायूं का गवर्नर है, लेकिन अमीर अली इस्माइल जो है ये इल्तुतमिश को इनवाइट किया दिल्ली में ताजपोशी के लिए, जब टर्किश जो भी नोबल्स है वो अप्रूव किया कि हाँ ठीक है अभी इसी को राजा बनाया जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद इसको ही अप्रूवल मिला था राजा बनने के लिए। इससे पहले आराम सा थोड़े दिन तक था जो कि ऐबक का सक्सेसर था, बट ही वॉज नॉट एबल, तो इसीलिए फिर जो ऑब्वियस सी बात है जो है इस लायक उसको ही बनाया जाएगा। तो जो टर्किश नोबल्स थे उन लोगों ने अग्री किया कि हाँ ठीक है अभी इल्तुतमिश बनेगा। और इल्तुतमिश कहाँ से है, तो तुर्किस्तान से है, इल्बरी ट्राइब का है। और कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर था। 1205-1206 AD में इसको अपॉइंट किया गया था जब खोखर्स के अगेंस्ट कैंपेन चलाया गया था मोहम्मद गोरी का। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान इन 1211 AD। अब 1210 में जब उसकी डेथ होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसके बाद थोड़े दिन तक उसका बेटा रूल किया। 1211 में इल्तुतमिश खुद को सुल्तान डिक्लेयर करता है। मुस्लिम रूलर ऑफ हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम। तो ये 67 BPSC प्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश इन 1229, ऑब्वियसली बात है खलीफा का जब समय मिलेगा अप्रूवल उसी समय ना, तो 1229 में द खलीफा ऑफ बगदाद गेव खिल्लत टू इल्तुतमिश। नाउ द सल्तनत theoretically became part of दारुल इस्लाम subject to the खलीफा ऑफ बगदाद। अब जिसको भी खलीफा का मिलता था रिकॉग्निशन वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो दारुल इस्लाम का पार्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो ये जो किसका किंगडम, तो ऑब्वियसली बात है इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है दारुल इस्लाम का पार्ट बन गया। हु कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं भी पूछ ले इस बार। हु वॉज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव, इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहले से स्लेव है और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव इल्तुतमिश, तो क्या हो जाएगा आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज कॉल्ड स्लेव ऑफ अ स्लेव बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी हु बिकेम सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, एंड इल्तुतमिश वॉज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक who later married the daughter of कुतुबुद्दीन ऐबक and became सुल्तान। अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किससे शादी किया था, तो सॉरी इल्तुतमिश किससे शादी किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ना सिर्फ स्लेव है, उसका दामाद भी है। Who among the following was not the rivals of इल्तुतमिश, तो यहाँ पे तो याल्दुज तो हैं ही, फिर नसरुद्दीन कबाचा भी है और अली मर्दान ये भी है इसका राइवल। ये जो मलिक अल्तुनिया है ये इसका राइवल नहीं है, ये रजिया सुल्तान के टाइम पे आता है। तो मलिक अल्तुनिया वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश। हिज मेन राइवल्स इंक्लूडेड ताजुद्दीन यल्दुज जो कि किरमान का है, गजनी में है, और
किरमान का ये गवर्नर है। नसरुद्दीन कबाचा ये मुल्तान से है। नसरुद्दीन कबाचा इन सिंध, ऑब्वियसली बात है अभी ये पाकिस्तान में चला गया लेकिन उस टाइम पे इंडिया में था। और अली मर्दान इन लखनौती, अली मर्दान जो है ये लखनौती में है, ठीक है। इसके ये 3 राइवल हैं। इल्तुतमिश वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड आफ्टर आराम शाह डेथ टुक कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज इंडिपेंडेंट रूलर। तो ऑब्वियसली बात है ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, लेकिन इस बीच में एक और रूलर का नाम आता है आराम शाह। ये हम ऊपर में ही देखे हैं कि आराम शाह जो है इल्तुतमिश के बाद, इल्तुतमिश से जस्ट पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये थोड़े दिन तक दिल्ली सल्तनत को रूल कर रहे होते हैं, लेकिन आराम शाह के डेथ के बाद उसको बेसिकली हटाने के लिए दिल्ली सल्तनत से उसकी हत्या की जाती है। तो आराम शाह के डेथ के बाद ये दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल ले लेता है। तीन इसके राइवल्स हैं। पहला है यालदूज, दूसरा है कबाचा नसरुद्दीन कबाचा, और थर्ड है अली मर्दान, ठीक है, इल्तुतमिश के। Who of the following was the first woman ruler of medieval India? अभी इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, इनका स्टार्ट होगा यहाँ से। तो रजिया सुल्तान who reigned from 1236 to 1240, 4 साल तक ही रूल था इनका, लेकिन she had a unique distinction of being the only woman to occupy the throne of Delhi Sultanate. She was the first female ruler of India of Delhi Sultanate. तो बेसिकली ध्यान रखेंगे कि रजिया सुल्तान जो है फर्स्ट फीमेल रूलर है दिल्ली सल्तनत की। Turkish nobles were reluctant to accept a woman as their ruler, especially when she challenged their power. तो यहाँ पे 4 साल तक ही है, फिर उसके बाद इनकी हत्या की जाती है। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो टर्किश नॉबल्स है, जो दरबार में दरबारी हैं, ये एक वुमेन को एज अ रूलर अपने ऊपर कोई ऐसे रूलर की तरह उनको नहीं देख पा रहा था, और साथ में ये उनके पावर को चैलेंज भी कर रही थी। तो ऑब्वियसली बात है ये उनको ईगो को थोड़ा हर्ट हो गया होगा। तो ये जो टर्किश नॉबल्स हैं ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, और इन लोगों का ही ऐसा साजिश था कि इसको मार दिया जाए। तो फिर इनकी डेथ हो जाती है, इनको मार दिया जाता है हरियाणा के पास कैथल में, अभी आगे आएगा मे बी। तो ये 1236 से लेकर 1240 4 साल तक इनका भी रूल रहा है, और ये पहली वुमेन है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी है। ड्यूरिंग whose reign मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंगोल का जो चंगेज़ खान है ये जो है इल्तुतमिश के ही टाइम पे आया था, लेकिन फिर इससे ये खुद मतलब बचा लिए थे, ऐसा इंडिया को कुछ हार्म नहीं किया था। तो मंगोल इन्वेडर जो है चंगेज़ खान, ही केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, चेजिंग सन ऑफ द रूलर ख्वारज़म शाह जलालुद्दीन मंगबरनी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये पूछ लिया था अभी एग्ज़ाम में कि किस रूलर के पीछे किसका पीछा करते करते ये जो चंगेज़ खान है ये आया था इंडिया, और उस समय इंडिया का रूलर कौन था। तो ये जो ख्वारज़म शाह जो है उनका जो बेटा है नाम है उसका जलालुद्दीन मंगबरनी। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, जलालुद्दीन मंगबरनी। तो इसके पीछे ये जो चंगेज़ खान है ये मंगोल से इंडिया आया गया था, लेकिन ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी है इसको इल्तुतमिश अपने यहाँ पे शरण नहीं दिया, रहने नहीं दिया, तो फिर इसके कारण इंडिया से उसका उस समय झगड़ा कोई नहीं हुआ था। चंगेज़ खान इज द बैंक ऑफ इंडस रिवर। जलालुद्दीन मंगबरनी सॉट रिफ्यूजी फ्रॉम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश डेयर्ड नॉट रिस्क द इन्वेजन बाय द डेंजरस एंड फ्यूरियस इन्वेडर ऑफ चंगेज़, सो ही प्रूडेंटली रिफ्यूज टू गिव असाइलम टू द मंगबरनी। तो यही है कि इसने मना कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं रख सकते, तुमसे हम दोस्ती कर लेंगे, फालतू में उसका दुश्मन बन जाएंगे। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, जलालुद्दीन मंगबरनी को ये रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं यहाँ पे अभी तो नहीं रहने देंगे तुमको यहाँ। तो इसीलिए इसका जो है मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान से बच गया। मंगोल इन्वेजन ट्रबल डिड नॉट इंस्टेंटली इन फ्रंटायर ट्रबल्स विद प्रिंस मंगबरनी इन 1224 AD। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल लीडर चंगेज़ खान। तो वही हो जाएगा फिर इल्तुतमिश, यही तो बचाया है चंगेज़ खान से इंडिया को। क्यों? तो जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे पड़ा है कि नहीं इसको पकड़ना है, और जलालुद्दीन मंगबरनी भागते भागते इंडिया आया कि थोड़े दिन रहने दे दो, ये मना कर दिया, तो यही बचा लिया। इन हुज रेन मंगोल्स वेर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन इल्तुतमिश। द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज़ खान वाज, तो इसका नाम हो जाएगा तेमुचिन। ये इंपॉर्टेंट है, चंगेज़ खान का रियल नेम क्या है, तो ये हो जाएगा तेमुचिन। चंगेज़ खान मंगोलियन रूलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मंगोलियन इम्पेरियल एक्सपेंशन
ओरिजिनल नेम इसका है तेमुजिन या तेमुजिन, तेमुजिन कुछ भी आए, दोनों ही इसी का नाम है। ये लोग जो है चाइना के पास जो गोबी डिजर्ट है वहाँ ये लोग रहते थे, ये जो मंगोल्स थे। क्वेश्चन नंबर 24, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान इज द इंडस इन परस्यू ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस। तो ये तो करेक्ट है, इल्तुतमिश के टाइम पे ही आया हुआ था। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये नहीं होता है, तो इसका ट्रू गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डगामा डिज द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये भी गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन वन ओनली, करेक्ट सिर्फ ये है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश चंगेज खान परस्यूड ख्वारिज्म प्रिंस जलालुद्दीन। ख्वारिज्म के जो राजकुमार हैं, प्रिंस है जलालुद्दीन मंगबरनी, उनका ही पीछा कर रहा है ये चंगेज़ खान, और ये भागते भागते दिल्ली आ जाते हैं कि भाई हमको यहाँ थोड़े दिन रख लो, बचा लो। तो इल्तुतमिश मना कर देता है, नहीं भाई। तो इल्तुतमिश रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ असाइलम ऑफ प्रिंस, हेंस वन करेक्ट है। तैमूर स्टार्टेड हिज करियर of the conquest in 1370 while Muhammad bin Tughlaq time period was 1325 to 1351। तो बेसिकली जो तैमूर है ना, ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इन्वेड कर रहा होता है, तो ये उस समय नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू ऑफ विजयनगर Iranian ambassador Abdur Razak came to Vijayanagar. Vasco da Gama reached the coast of Kerala in 1498. At that time, Vijayanagar was being ruled by Narsa Nayaka's son Timma। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाकी का दो स्टेटमेंट जो गलत है उसका जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है वो दे दिया है। तो एक तो तैमूर का इन्वेजन इंडिया में कब हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, यानी कि 1370 AD में। और थर्ड है कि ईरानियन एम्बेसडर जो है अब्दुल रजाक, वो आए हुए थे देवराय टू, जो विजयनगर एम्पायर में हम देखेंगे, देवराय टू को पढ़ेंगे। तो देवराय टू के रेन में ईरानियन एम्बेसडर है अब्दुल रजाक देवराय टू के टाइम पे आए हैं, ना कि वास्को डगामा। वास्को डगामा जब यहाँ इंडिया में आए तो उस समय विजयनगर को कौन रूल कर रहे थे, तो नाम है नरसा नायका के बेटे हैं टिम्मा। वास्को डगामा के टाइम पे टिम्मा थोड़ा ऐसे राइम करके ध्यान रखेंगे। और ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक, वो है देवराय टू के टाइम पे, अब्दुल रज्जाक देवराय टू। ठीक है, अगला देखते हैं। इल्तुतमिश अपॉइंटेड द फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू। तो बिहार में सबसे पहला सूबेदार किसको बनाए हैं, तो मलिक जानी को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार का क्वेश्चन है, और ये 48 to 52 वाला जो BPSC का PT था उसमें पूछा भी गया, तो PYQ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1225 में इल्तुतमिश डिफीटेड निज़ामुद्दीन आवाज सुल्तान गियासुद्दीन इवाज इन माउंटेन्स ऑफ राजमहल नियर तेलियागढ़ी एंड अनेक्स्ट बिहार शरीफ एंड बाढ़। आवाज was accepted the subordination of Iltutmish. Iltutmish had appointed Malik Jani as a new सूबेदार ऑफ बिहार। तो 1225 में ये होता है कि इल्तुतमिश जो है ये बिहार के जो पहले से रहते हैं यहाँ के रूलर या फिर सूबेदार कह लीजिए, सूबेदार बेटर, इल्तुतमिश उनको हराते हैं। नाम क्या है, तो हिसामुद्दीन आवाज, यानी कि ये सुल्तान गियासुद्दीन इवाज या फिर हिसामुद्दीन आवाज दोनों सेम ही है। ये राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ इनकी लड़ाई होती है और वहीं पे हराते हैं तेलियागढ़ी में। और फिर उसके बाद बिहार शरीफ और बाढ़ दोनों ही साउथ बिहार का ही रीजन है, उसको अनेक्स कर लेता है ये इल्तुतमिश। फिर आवाज़ जो है ये सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं इल्तुतमिश का, ठीक है आपके अंडर में रहेंगे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो है मलिक जानी को बिहार का नया सूबेदार अपॉइंट कर रहे होते हैं। मलिक जानी बिहार का न्यू सूबेदार बनता है इल्तुतमिश के रेन के दौरान। और जो पहले से है आवाज हिसामुद्दीन आवाज, उसको हटा दिया जाता है। कब होता है ये सब, 1225 में। इल्तुतमिश के टाइम पे बिहार का सूबेदार कौन है, मलिक जानी इल्तुतमिश के टाइम पे बिहार का सूबेदार। हु वाज बिहाइंड डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। तो ये जो है जो टर्क रूलर है, टर्किश नोबल्स जो थे, सॉरी रूलर नहीं नोबल्स, जो टर्किश नोबल्स थे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई औरत कैसे रूल कर सकती है, और वो भी हमारे ऊपर, इनके अंडर में हम काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कैसे कर लेंगे। तो हु वाज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम, तो ये टर्किश नोबल्स थे। तो टर्किश नोबल्स वेयर बिहाइंड डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया बेगम अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर ऑफ भटिंडा मलिक अल्तुनिया एंड रिमूव्ड हर फ्रॉम द पावर।
बाद में ये जो मलिक अल्तूनिया है, रजिया बेगम चाल चलती हैं, इनसे ही शादी हो जाती है इनकी। आई मीन फिर उसके बाद मलिक अल्तूनिया के साथ ये वापस दिल्ली सल्तनत की तरफ जाती है कि नहीं, अब फिर से उसको कैप्चर करेंगे। फिर रास्ते में ही इनकी हत्या करवा दी जाती है। बेसिकली ये टर्किश नॉबल्स का ही काम होता है। तो ये जो मलिक अल्तूनिया है, ये रजिया बेगम के टाइम पे है, और ये इससे इनकी शादी हुई रहती है रजिया बेगम की। कहाँ का गवर्नर है? भटिंडा का गवर्नर है, पंजाब भटिंडा का गवर्नर है मलिक अल्तूनिया। मलिक अल्तूनिया। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज, तो इसका हो जाएगा घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, घियासुद्दीन बलबन। रजिया बेगम के बाद ये फेमस रूलर है। बीच में और भी छोटे छोटे रूलर्स हैं, लेकिन ये उसके बाद बड़ा रूलर फेमस रूलर है। फुल नेम ऑफ बलबन वाज घियासुद्दीन बलबन। एक्चुअली बलबन के टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ था। अभी हम देखेंगे चालीसा को अबॉलिश कर दिया जाता है, नवरोज़ फेस्टिवल, सजदा, पाइबोस, मेनी थिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए। तो फुल नेम ऑफ बलबन क्या है? घियासुद्दीन बलबन। कि 9th सुल्तान है मामलुक डायनेस्टी का। मामलुक डायनेस्टी कंफ्यूज नहीं होना है, स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। घियासुद्दीन वाज वजीर एंड हेयर ऑफ लास्ट शमसी सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है, उसका ये वजीर है बेसिकली। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी उसका कोई एकदम से अपना वंश के उसका नहीं है, कहीं ना कहीं उसका स्लेव ही कह लीजिए, क्योंकि उसका क्या है, वजीर है। तो इसलिए थोड़ा स्लेव डायनेस्टी है भी नाम। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है, इनके बाद ये रहता है कौन? बलबन। ही रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेचरस नोबिलिटी एंड हाइटन द स्टेचर ऑफ द सुल्तान। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ट्रेचरस नोबिलिटी है, यानी कि जो चालीसा जो हलगानी या चालीसा जो है, इसको ये ख़त्म कर देता है। इसलिए लिखा है रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेचरस नोबिलिटी। और उसके बाद सुल्तान का जो पोजीशन है, उसको ये काफ़ी मजबूत करता है बलबन। इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारा 40 लोगों का जो टीम था, चहलगानी या चालीसा, ये लोग आपस में अपना कुछ कंस्पिरेसी करके कभी इस सुल्तान को हटा रहे, कभी उस सुल्तान को हटा रहे, कभी किसी को मरवा ही दे रहे हैं। तो इसको पता है कि ये लोग बैठे बैठे क्या खेल कर रहे हैं, इसलिए कहता है कि चलो भाई, हम आए हैं तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, चहलगानी को, चालीसा को। तो इसलिए बलबन जब ही जैसे ही ये बनता है अपना रूलर दिल्ली सल्तनत का, सबसे पहला काम यही कर रहा है कि नहीं भाई, यही ख़त्म करो। पता चला हम इसको नहीं ख़त्म करें तो यही हमको ख़त्म कर देगा। In spite of having only a few military achievements, he was the most powerful ruler of Delhi Sultanate between Samsuddin Iltutmish and Alauddin Khilji. अभी इल्तुतमिश के बाद रजिया भी हैं, और भी छोटे छोटे रूलर्स हैं, लेकिन इल्तुतमिश से लेकर अलाउद्दीन खिलजी, बीच में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक और है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन इतने के बीच में ये सबसे पावरफुल रूलर यही है। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सल्तनत बिटवीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। अभी पूछ लिया था ना बलबन का पूरा नाम क्या है, तो गियासुद्दीन बलबन। वैसे ही इल्तुतमिश का पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये बहुत पावरफुल है, सिर्फ इकलौता ही यही है। पोस्ट हियर इज द पोस्ट ऑफ अमीर ए शिकार ड्यूरिंग रजिया पीरियड। तो रजिया सुल्तान के टाइम पे ही ये अमीर शिकार का उसको पोस्ट मिला था। लाइक इल्तुतमिश ही वाज ऑल्सो एन इलबरी टर्क। अब ये भी जैसे इल्तुतमिश है ना, इलबरी ट्राइब से आया था इल्तुतमिश, वैसे ही बलबन भी इलबरी ट्राइब का ही है। बलबन मैरिड हिज डॉटर टू सुल्तान नसीरुद्दीन ऑन द ओकेजन वाज गिवन द टाइटल ऑफ उलूग खान एंड द पोस्ट ऑफ नयाब ए मामलिकत। अभी ये जो बलबन है, ये अपनी बेटी की शादी, जिस समय ये रजिया सुल्तान के टाइम पे ऑब्वियसली बात है, ये अमीर शिकार के पोस्ट पे था, तो ये अच्छे पोस्ट पे है। फिर जब सुल्तान दिल्ली का जो सुल्तान है नसरुद्दीन महमूद थे, तो ये अपनी बेटी की शादी कर देता है नसरुद्दीन महमूद से, और इस टाइम पे ही, इसी ओकेज़न पे इसको उलूग खान का टाइटल दिया जाता है, उलूग खान का। ठीक है, और उसको यही, ये सुल्तान ही इसको ये टाइटल देता है उस उलूग खान का, और फिर उसको नयाब मामलिकत का पोस्ट भी दिया जाता है। तो चूंकि अपनी बेटी की शादी उस सुल्तान से कर रहा है, इसलिए उसको दो फ़ायदा होता है वहाँ पे। एक तो उलूग खान का टाइटल मिल रहा है, और दूसरा पोस्ट मिल रहा है नयाब मामलिकत का। ठीक है, नायब मामलिकत का। बलबन सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1266 AD। अभी बाद में जब उसका दामाद हट जाता है, तो फिर यही बैठता है। ठीक है, तब पहले तो सुल्तान नसरुद्दीन है, उनसे अपनी बेटी की शादी किया, उसको पोस्ट मिला नायब मामलिकत का, और टाइटल मिला है उलूग खान का। जब सुल्तान हट जाते हैं, आई मीन डेथ हो जाता है या हटाता है नसरुद्दीन महमूद को, फिर उसके बाद बलबन खुद गद्दी पे बैठता है। इवन ये रजिया सुल्तान के टाइम पे भी अमीर शिकार का पोस्ट रहता है इसका।
विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो अगेन ये हो जाएगा बलबन। अभी इसके टाइम पे काफ़ी सारी ऐसे पॉलिसीज़ देखने को मिलेगी कि क्या क्या कर रहा है, काफ़ी चेंज करता है दिल्ली में। तो ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी किसका है, तो बलबन का है। इट इज सेड दैट बलबन हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लीडरशिप ऑफ बलबन वेयर फर्स्ट द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स एंड सेकेंड द सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक। अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नियाबत ए खुदाई on earth, and his place comes after Pagambar. Sultan gets the inspiration and strength from God to work. Due to this, the public and sardars had no right to criticize his work. तो वही है, ब्लड एंड आयरन का जो पॉलिसी है ये किसका है, बलबन का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बलबन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये इकलौता ऐसा रूलर है जिसने अपने दरबार में हंसने पे ही पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसके हिसाब से सुल्तान क्या है, तो भगवान का, मैं उस समय तो अल्लाह, इनके लिए अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है, नियाबत खुदाई अर्थ पे। और उसका जो सुल्तान का जो स्थान है वो पैगंबर के बाद ही सुल्तान का ही पोजीशन है। सुल्तान को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, तो भगवान से मिलता है, शक्ति भी भगवान से मिलता है ताकि वो काम कर सके। ठीक है, इसलिए पब्लिक को या फिर कोई भी सरदार जो नॉबल्स होते हैं दरबार में, उनको कोई ऐसा राइट नहीं है कि सुल्तान के काम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Which Delhi Sultan is known for adopting blood and iron policy? Again, sorry, बलबन यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे असर्सन रीजन आ जाता है। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स। और ये तो करेक्ट हो गया। रीजन है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन, तो ये तो है, सही है, बट इसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ असर्सन रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गियासुद्दीन बलबन वॉज रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। रूल कब से कब तक किया है, 1266 से लेकर 87 तक किया है। अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्परर एज अ डिवाइन एक्ट ऑफ गॉड एंड टुक ऑल पावर्स फ्रॉम टू हिज हैंड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी इसको ये है कि सुल्तान के काम को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, सुल्तान भगवान के बाद है, पैगंबर के बाद बस हम ही हैं, तो सारा का सारा पावर खुद के कंट्रोल में रखा था कौन, बलबन। इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिजदा और पैबोस कौन स्टार्ट करवाया, तो बलबन स्टार्ट करवाया। सिजदा और पैबोस का सिस्टम बलबन के टाइम पे शुरू किया गया है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी बलबन का है, सिजदा और पैबोस भी बलबन का है। चहलगानी को ख़त्म भी बलबन करवाया है, हंसने पे भी बैन बलबन करवाया है। ही कंस्ट्रक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर टू डिफेंड फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल। अभी मंगोल जो है किधर से आएंगे, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आएंगे, इसलिए उस अटैक से बचने के लिए वहाँ पे बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग दुर्ग यानी कि जो किला होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, इसका ये निर्माण करवाया। बढ़िया काम किया। नीचे फिर असर्सन रीजन आता है। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड। अगेन वही क्वेश्चन है क्या, शायद वही है, रिपीट हो गया है गलती से। तो ये अपने गवर्नमेंट को बनाता है सेंट्रलाइज्ड और सारे का सारा अथॉरिटी खुद के हाथ में रहता है, ये भी करेक्ट है। दूसरा है वांटेड टू सिक्योर नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, ये भी सही है, बट दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा ध्यान देंगे एग्जाम में, ऊपर नीचे कभी कर देता है, हर बार जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन है बी में दिया रहा है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऊपर देख लिया एक्सप्लेनेशन। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ, तो इसको जिले इलाही का टाइटल मिला है। ध्यान रखेंगे जिले इलाही का टाइटल किसको मिला है, तो बलबन को मिला है जिले इलाही का टाइटल। ये पैगंबर के बाद खुद को जो आदमी मान रहा है, ऑब्वियसली बात है वही तो लेगा ना जिले इलाही का टाइटल। इससे पहले तो कहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान का टाइटल भी नहीं लिए थे। और फिर ये आता है बलबन जो बोलता है हम तो सब कुछ है, जिले इलाही ही हैं हम। तो बलबन एस्टेब्लिश्ड हिज पोटेंशियल मॉडल इंस्पायर्ड बाई famed public heroes. He tried to provide a highly respected reputation to his reign. He was considered the representative of God. Okay. Niyabat ek khudai on earth. According to Balban, he comes after Pagambar in dignity. The king is a Jille Ilahi or Jilli Ilahi means shadow of God. Jille Ilahi का मतलब होता है shadow of God. ध्यान रखेंगे shadow of God. तो जिले इलाही, जिले अल्लाह या जिले इलाही, ये टाइटल बलबन को है और इसके हिसाब से ये जो है पैगंबर के बाद इसका ही जगह है, इसीलिए इसको जिले इलाही बोला जाता है। टाइटल लिया था ये। बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु हैड एस्टेब्लिश्ड किंगशिप थ्योरी।
He told his son, the position of sultan is the symbol of autocracy. Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the kings? तो वही है, theory of kingship किसका हो जाएगा? Again we know, बलबन. बीपीएससी का प्री का ही क्वेश्चन है, 2017 का, 63rd बीपीएससी का, ध्यान रखेंगे. थियोरी ऑफ में भी कहीं पूछते फिर से दोबारा, थियोरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स या फिर थियोरी ऑफ किंगशिप. तो वही बात है, जो किंग बोला, जो किंग किया वही सही है, और कुछ नहीं. दुनिया में फालतू का कोई ये नहीं करना है. Balban was the first ruler to propagate the theory of kingship similar to the theory of divine rights of the king. He said Sultan is representative of God on earth and his place comes after पैगम्बर. तो पैगम्बर यानी कि गॉड के बाद किसी का पोजीशन है इस धरती पे, वो सुल्तान है, और सुल्तान ही रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का पृथ्वी पे, धरती पे. Who among the following introduced the famous Persian festival Nowruz in India? तो ये पर्सियन फेस्टिवल है नवरोज़, ये इंट्रोड्यूस कौन करवाया इंडिया में? तो हो जाएगा बलबन. ठीक है, बलबन. काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं बलबन से. बलबन मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हिज कोर्ट एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स देम. ईरानियन किंग्स वेयर हिज आइडियल्स इन दिस फील्ड. तो जो ईरान के जो पर्सियन किंग्स थे वो काफ़ी इसको इंस्पायर करते थे, आई मीन इसके आइडियल थे. तो इंट्रोड्यूस मेनी ऑफ द ट्रेडिशन इन कोर्ट. तो ये उनके ही काफ़ी ट्रेडिशंस को अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था. रिचुअल्स ऑफ सिजदा, ग्रीटिंग, लाइंग ऑन द ग्राउंड. तो बेसिकली ये जो सिजदा और पैबोस पढ़े हैं ना, तो सिजदा जो है इसमें जो सुल्तान है, जो किंग है, उसको धरती पे ज़मीन पे लेट करके तब सलाम या जो भी कहते हैं ग्रीट किया जाता था. पाइबोस में क्या होता था कि किसिंग द फीट ऑफ किंग, जो सुल्तान है, जो किंग है, उनके पाँव को चूमा जाता था. तो ये पाइबोस में ये है, और सजदा में धरती पे लेट करके सुल्तान को ग्रीट कर रहे हैं. इसके अलावा ये एक पर्सियन फेस्टिवल नवरोज है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया है. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्सियन फेस्टिवल? अगेन बलबन. Which one of the following statement is not true about Balban? Okay, he propounded the theory of नियाबत खुदाई. करेक्ट हो जाता है. नॉट ट्रू पूछा ना. इंट्रोड्यूस द इक्तादारी सिस्टम, गलत हो जाएगा, इक्तादारी सिस्टम इसका नहीं है. एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी. करेक्ट, ये ध्यान रखेंगे, तुर्कान चहलगानी को ये ख़त्म कर दिया. इसको 3-4 नाम है, एक तो चालीसा, दल चालीसा, चहलगानी, पावर ऑफ 40 जैसे करके कुछ लिखा रहेगा. तो इसको ये ख़त्म यही किया बलबन. क्वेल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल. बंगाल के रिवोल्ट को भी शांत कर दिया था. एक्चुअल नेम ऑफ बलबन वाज बहाउद्दीन. ये भी ध्यान रखेंगे, कभी पूछ ले एक्चुअल नेम, रियल नेम क्या था, तो बहाउद्दीन था. नसरुद्दीन महमूद गेव हिम द टाइटल ऑफ उलूग खान. नसरुद्दीन महमूद, जिससे इसने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, तो ये इसको उलूग खान का टाइटल भी दिया था और एक पोस्ट भी दिया था. किस चीज़ का पोस्ट मिला था उसको? देखे थे हम लोग ऊपर में अभी, नायाब ए मामलिकत का. ठीक है, नायाब ए मामलिकत, और उलूग खान का टाइटल भी इसको मिला है. तो ये अज्यूम द टाइटल ऑफ जिल्ला इलाही का भी टाइटल ये खुद ही ले लिया, भगवान के बाद हम ही. टेन्योर 1266 से 1287 तक है. बलबन इज फेमस फॉर हिज रेन थियरी. हिज रॉयल प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड एसेंस वाज इंस्पायर्ड बाय पर्सियन रेन. तो जो भी इसके दरबार में जो था प्रिंसिपल्स की, ये करना है, वो करना है, ये फॉलो, सब कुछ पर्सियन वाले से इंस्पायर था. बलबन डिस्क्राइब द किंग एज नियाबत एक खुदाई. इसके हिसाब से जो राजा है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, नियाबत एक खुदाई. आफ्टर अटेनिंग द पावर ही अबोलिस्ट तुर्कान चहलगानी. तुर्कान चहलगानी जो 40 लोगों का जो था टर्किश नोबल्स का ग्रुप, उसको ये ख़त्म कर दिया, जो कि इल्तुतमिश इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, ये चहलगानी है, इस्टेब्लिश करने वाला कौन है? तो इल्तुतमिश है. द मली रिवोल्ट इन द पीरियड ऑफ बलबन वाज डन बाय सूबेदार ऑफ बंगाल तुगरील खान 1279 में, विच वॉज क्वेल्ड बाई बलबन एंड द रिबल्स वेर हैंग्ड. एक ही रिवोल्ट हुआ है पूरे टाइम पे. बलबन का जितने दिन का रेन है उसमें सिर्फ एक रिवोल्ट हुआ है. बंगाल के सूबेदार कौन है? तो तुगरील खान, ये किया 1279 में किया है. इसको भी बलबन दबा करके क्या किया, जो भी रिबल्स है सबको हैंग कर दिया. सिस्टम ऑफ इक्तदारी वाज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश. तो इल्तुतमिश का ही इंट्रोड्यूस किया हुआ सिस्टम इक्तदारी का, इसलिए ये बलबन का नहीं किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इक्तादारी बेसिकली होता है कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट इक्ता हो जाता है. इक्ता या सूबा एक ही चीज़ होता है. ठीक है, अभी के टाइम का जैसे होता है ना, एक कंट्री है, कंट्री को छोटे छोटे स्टेट्स में करते हैं, तो वैसे ही जो स्टेट है वो है इक्ता. द टर्म जिल्ला इलाही वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बलबन. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ खलीफ इन हिज इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल ऑफ मॉस्क ऑफ गर मुक्तेश्वर. तो कौन सा सुल्तान है जिसने खुद को खलीफ का हेल्पर बोला है, जो बगदाद के जो खलीफा होते थे उनका? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो
गढ़ मुक्तेश्वर का जो मस्जिद है उस पर, तो ये हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ खलीफ, जो खलीफा है उनका ये मदद करने वाला है। और ये लिखवाया किधर है, तो गढ़ मुक्तेश्वर का जो मस्जिद है वहाँ पे इसको लिखवाया है। तुगरील खान रेज्ड ए स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन, तो तुगरील खान कहाँ का था, बंगाल का था। 1279 में रिवोल्ट किया था तुगरील खान, किधर का था, बंगाल का। और फिर इसके रिवोल्ट को भी बलबन दबा दिया था, जो भी रिवोल्ट करने वाले थे सबको फांसी भी दे दिया था। तुगरील खान रिवोल्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बलबन। दिस रिबेलियन टुक प्लेस इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अमीन खान इन बंगाल, तो ये जो अमीन खान को बंगाल में अपॉइंट कर दिया, इसके अगेंस्ट में ही इस रिवोल्ट को किया गया था। लेकिन टाइम के साथ ऐसा हुआ कि तुगरील जो है ये भाग गया, और जो बचे हुए थे बाकी थोड़े बहुत रिवोल्ट करने वाले, उसको फांसी दे दी गई। बलबन का जो बंगाल का जो कैंपेन था उसके डर से तुगरील खान भाग भी गया था। तो ये जो अमीन खान है इसको बना दिया था बंगाल का सूबेदार, इसके लिए ही ये रिवोल्ट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चंस दिल्ली सल्तनत का, जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, उसका। अगले दिन हम लोग खलजी डायनेस्टी के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इस वीडियो को ढंग से करिए, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिए, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।